प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ बहुत दिन बाद श्री आनंद राजाध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? बस ठीक हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया सर। आनंद सर, सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके थैंक यू, पूरे आपको भी। परिवार को। जी। और चूंकि आपके प्रदेश में चुनाव है तो थोड़ा सा हम एग्जैक्टली महाराष्ट्र के चुनाव पर तो नहीं, पर जो वोटिंग पैटर्न्स हैं या जो थोड़ा बहुत एक हमारी जिस प्रकार से मैं एक्चुअली पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके पे वर्किंग पे नहीं बात करना चाह रहा था आपसे। मैं इस बारे में जानना चाह रहा था कि हमारी जो हिंदू जनता है, हम्म, जब वो वोट करती है तो हम्म, जनरली वो क्या सोच के वोट करती है, और जैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एक वहां पर फुली मुस्लिम बैक्ड पार्टीज हैं, जैसे आपकी एनसीपी हो गई या कांग्रेस हो गई, या और उनके फंडे बहुत क्लियर हैं कि वो संभाजी नगर को औरंगाबाद वापस कर देंगे और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जमीनें दे देंगे। उनके फंडे बहुत क्लियर हैं। पर हम्म, व्हेन इट कम्स टू हिंदू वोट्स, तो हिंदू वोट्स को तो बहुत सारी चीजों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कि ये योजना भी चाहिए, वो योजना भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। सो कहीं कोई कंफ्यूजन दिखता है आपको हिंदू वोट्स में या हिंदू वोटर्स में? बहुत सर। बहुत कंफ्यूजन है। हिंदू वोटर्स का क्या है ना, हिंदू वोट को अ, पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, चीज क्या है उसे पता ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड, मैं यहाँ खुल के कहूंगा कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो हर चुनाव को, हिंदू क्या है ना, हिंदू के लिए पहले चुनाव जो थे वो पार्टीज की लड़ाई थी, अब कोई और चीज है। मतलब जब स्टेबलाइज हुआ थोड़ा सा, उसको 2014 में उसको लगा कि भाई उसको उसके पास से कुछ छीन के जाने वाला है, कुछ कुछ चीजें ऐसी उसको महसूस हुई, तो उसने एक रिस्पांस दिया। फिर बाद में उसको लगने लगा कि नहीं ये ठीक है, अबे ठीक है अभी, मतलब ही टुक स्टेबिलिटी फॉर ग्रांटेड। जो स्थैर्य है कानून व्यवस्था में, साफ सुधार वगैरह जो है, वो उसने एक टेकन फॉर ग्रांटेड है कि भाई ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है। और तुरंत मतलब हिंदू का क्या है ना, वो क्राइसिस मोड से तुरंत बाहर आ जाता है, वो समझना नहीं चाहता। एक्चुअली हिंदू की रिएक्शन जो है ना, वो ट्रोजन सिटीजन की रिएक्शन है, ट्रॉय के सिटीजन की। ट्रॉय के सिटीजन का क्या था कि वो लोग उसको जो घेरा डाले हुए थे, वो 11 साल का घेरा था, तो वो उब गए थे। ऊपर से क्या हुआ कि जब ग्रीकों ने वहां से अपना बेड़ा उठाया, वो बहुत दूर नहीं चले गए थे लेकिन नजर से ओझल हो गए थे, तो बेड़ा उठाया और वो घोड़ा छोड़ दिया वहां पे, और वहां वो सेना, वो जख्मी करके सैनिक छोड़ा वगैरह, सब नौटंकी की। तो इनको एक आदमी, दो लोग वहां वार्न कर रहे थे, लेकिन इनको ये था कि नहीं यार वो तो चले गए हैं, ऐसे कैसे नजर में दिख नहीं रहे हैं, कहीं किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। तो बेसिकली उनका क्या था कि उनका अपना जो बोर्डम था ना, वो नेतृत्व पे हावी हो गया, इन वार्निंग्स पे हावी हो गया, और वो घोड़े को दीवार तोड़ के अंदर ले लिया। बाद में सारी कहानी है, अंदर से सैनिक निकले वगैरह 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 वगैरह। तो कुल मिला के क्या था कि उस रात जो दीवार तोड़ के उन्होंने घोड़े को अंदर लिया, फिर उस घोड़े के चारों तरफ नाचे बीचे, दारू पी, टुन होके सो गए। सर, दीवार तोड़ के मतलब? दीवार नहीं, गेट तोड़ के। मतलब क्या था कि ट्रॉय के किले को अपोलो सूर्य देवता का आशीर्वाद था कि बाहर से कोई कितना भी पत्थर बरसाए, कुछ भी करे, सूर्य देवता का आशीर्वाद उस दीवार को टूटने नहीं देता था। शत्रु के हाथ से दीवार वो बाहर से टूटने वाली नहीं थी। इन मूर्खों ने क्या किया, इन ग्रीकों ने बहुत बड़े होशियारी से घोड़े की हाइट ऐसी रखी कि गेट के ऊपर जो कमान आती है, वो कमान भी तो दीवार का हिस्सा थी ना, तो वो कमान उनको तोड़ना जरूरी हो गया। ये ग्रीकों की चाल थी, ये तोड़ सकते थे, बाहर से शत्रु नहीं तोड़ सकता था। तो इन्होंने अंदर से तोड़ ली वो घोड़े को आने के लिए। एक तो सूर्य देवता का आशीर्वाद हट गया, और मूर्खता से सूर्य देवता इनके ऊपर कुपित हो गए, तो उन्होंने श्राप दे दिया, बर्बाद हो जाओगे इसी दिन, सुबह का सूरज नहीं देखोगे तुम। और इन्होंने रात को दारू बेरू पी के मस्त नाचे विचे और टुन होके सो गए। कोई लड़ वो
घोड़े के पेट में से कुछ 10-12 सैनिक निकले। उन्होंने ट्रॉय की जो पहरेदार थे वो भी टुन थे, उनको काट दिया। मशाल जला के इशारा किया, वो बेड़ा आ गया ग्रीकों का पूरा। दे दनादन पूरी सेना उतर गई, ट्रॉय में घुस गई और कत्ल मचा दी, लूटपाट नहीं कत्ल मचा दी। और ट्रॉय का कोई भी उनके योद्धा कोई भी उनसे लड़ने के काबिल था ही नहीं। तो ये इसको आप हिंदू वोटर से कैसे कोरिलेट करते हैं इस कहानी को? बिल्कुल कोरिलेट करता हूँ। देखिए क्या था कि हिंदू को जैसे सुरक्षा की जरा सी आदत पड़ गई, उसको चौकस रहना उसे गंवारा नहीं है। उनकी महिलाओं को जरा कोई ये करे, अरे ये करते हैं ना, वो करते हैं ना, अरे वहां मत जाओ, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, वो खुद ही उकसाती है और फिर पुरुष चला जाता है। तो ये जो है, अब ऊपर से ये वामपंथियों के सब जो प्रलोभन वगैरह होते हैं ना, तो हिंदुओं की ये एक बहुत बुरी आदत है। और आज की तारीख में क्या हुआ है, मतलब हिंदुओं को ये समझ में ही नहीं आया है कि एग्जैक्टली किस तरह की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसके बनिस्बत मुसलमान जो है, वो बड़े गंभीरता से हर चुनाव को ले रहे हैं। उनके लिए हर चुनाव जो है ना, कोई भी चुनाव हो, वार्ड का भी चुनाव हो, पार्षद का भी चुनाव हो, वो उनके लिए गजवा हिंद की लड़ाई है, उसमें एक कदम है। और उनका ये है कि हमें लड़ना है। कोई भी लड़ाई, कोई भी जीत छोटी नहीं, कोई भी जीत अंतिम नहीं, कोई भी जीत बड़ी नहीं, कोई भी हार बड़ी नहीं, और दोनों अंतिम नहीं है। जब तक भारत का मतलब हिंदुओं का सफाया ना हो जाए भारत से, या पूरा हिंदू गुलाम ना हो जाए, भारत पे इस्लाम का झंडा नाफिज ना हो जाए, उनके लिए लड़ाई खत्म नहीं है। ये उनका अंधविश्वास है। और हमारे वामपंथी इतने हरामजादे हैं ना, कि वो उसे अंधविश्वास कहने को तो तैयार नहीं है। अपनी कोई भी हिंदुओं की कोई भी बात को वो तुरंत अंधविश्वास करके डिनाउंस कर देंगे। लेकिन इस इतनी बड़ी बात को ये पूछेंगे, भाई ये अंधविश्वास इसे कहते हुए नहीं, नहीं हमें मालूम नहीं, कुछ नहीं। वो वोडाफोन का पग है ना, हमेशा किसी ना किसी मुल्ले के साथ बैठा रहता है। मेरे काली फ्रेंच बियर्ड है, बौना सा है, याद आया गया होगा आपको। बेइज्जत होते रहता है, लेकिन है ढीठ है, बेशर्म है। उसे पूछिए, अब वो हमेशा उसके गले में हरा पट्टा बांधना बस बाकी है। कॉमरेड है। आप विवेक श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं, कम्युनिस्ट। नहीं, उसके थोड़ा गले में क्लैरिफाई। हाँ नहीं, उसके गले में हरा पट्टा बांधना बस बाकी है। जी, नहीं मुझे बाकी इसमें वो शंका नहीं है सर। जो वामपंथी हैं, समाजवादी पार्टी, राजद, कांग्रेस, इसमें जितने हिंदू कार्यकर्ता हैं या इसके जो हिंदू मेंबर्स हैं, वो लोग मुसलमान हैं। अब या तो आज हो चुके हैं या कल होंगे, बस वो टाइमिंग का देर है। वो अपनी नहीं, प्रवृत्ति से, मैं उन्हें चरित्र से वो नहीं नहीं विशुद्ध, मतलब। जी। नहीं, नहीं। देखिए, ये मुसलमान नहीं है। ये असल में एक निकृष्ट प्रकृति के जीव है। ये मुसलमान नहीं है। देखिए, अफजल खान ने जब शिवाजी महाराज के कुलदेवता की मूर्ति तोड़ी थी, तुलजा भवानी की, तो उसके बाजू में 7-8 मराठा सरदार थे, सामंत। ये हमेशा सरदार सामंत में गफलत हो जाती है। मराठी में क्या है, सामंतों को सरदार कहते हैं। ये जो मुगलों के वगैरह थे ना, हमारा महाराष्ट्र में उनको मराठी में सरदार कहते हैं। हिंदी में सरदार कहूँ तो सिखों की बात आती है, तो वो नहीं है। ये उनके सामंत थे। एक ने भी, मतलब 7-8 ने तलवार उठाकर अगर अफजल खान को वहीं, जैसे उसने हथौड़ा मारा, वहीं अगर अफजल खान को 7-8 लोगों ने मिलके भी भोग दिया होता ना, वो वहीं मर जाता। एक का भी हाथ उठा नहीं। और ऐसा नहीं है कि इनके घर में पूजा ना होती हो। ऐसा नहीं है कि मुगलों के लिए लड़ने के लिए ये साले निकलते हो तो उनकी पत्नियां उनकी आरती ना उतारती हो। आज भी उन उन लोगों के नाम उपलब्ध है, लेने की जरूरत नहीं, उनके नाम उपलब्ध है। उनके घर में
पूरी तरह से हिंदू देव-देवताओं की पूजा होती है। क्या मिर्ज़ा मतलब औरंगज़ेब ने इतनी सारे मंदिर तोड़े, मिर्ज़ा वज़ीर जयसिंह नहीं जानते थे? बड़े कर्मठ हिंदू थे। लोग कहते हैं कि उनको मानसी इनको घाट बाँधने दिया, ये बाँधने दिया। उन्होंने विश्वनाथ का विध्वंस तो रोका नहीं ना। घाट बाँधने से हुआ क्या? पाप धुल गए गंगा से? ना मथुरा का ध्वंस रोका, ना विश्वनाथ का ध्वंस रोका। फिर तो ऐसे ये आप लोग हैं। जब इतिहास से आप ये कहानियां लेके आते हैं सामने और इतिहास से सीखने की बड़ी आवश्यकता है, तो आप आज भी जो हिंदू जनसंख्या है, जनता है, जिसकी मानसिकता में एक उसको हर चुनाव जो है, वो ऐसा नहीं लगता कि उसके एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। वो चुनाव को क्या गिव एंड टेक का माध्यम देखता है, ऐसा आप कह रहे हैं? उसको उसको क्या है ना, उसको लगता है कि ये मतलब उस पता नहीं किस तरह की उसको मतलब वो उसको चुनौती लगती ही नहीं है। वो इनफैक्ट सोचता है कि हर स्थिति में जहाँ तक मैं ठीक ठीक रहूँ और मेरा वर्चस्व चला रहे, ये चलता रहे, वो चलता रहे, मैं ठीक हूँ। कोलैबोरेटर के साथ मतलब इन्वेडर के साथ मैं कोलैबोरेट करूँ और मेरी सत्ता बनी रहे, तो मैं ठीक हूँ। आज भी यही मानसिकता है। मतलब इन लोगों को पूछे, ऐसे लोगों को पूछे तो वो कहेंगे अरे यार वो उम, शाहजी भोसले के बेटे को किसने उड़ता तीर लेने को कहा था? बाप बीजापुर की चाकरी कर रहा था, बड़ा ज़मींदार था, ये भी आगे होता, ज़मींदार हो जाता। किसको उसने उड़ता तीर लेने को कहा था? और ये उड़ता तीर लेने की बात मैं किसकी कर रहा हूँ? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की कर रहा हूँ। इन लोगों की कि रिएक्शन अगर पूछे, उनका इन लोगों जीवन, की रिएक्शन उनका इन लोगों की नहीं, इन लोगों की रिएक्शन अगर पूछे तो इनका रिएक्शन यही होता कि उस नहीं, लौंडे आप को ये उड़ता कहना तीर चाह लाने रहे को हैं, किसने कहा था? आप ये कहना चाह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपना जीवन बहुत अच्छा बीत सकता था यदि वो आराम से, एक नॉर्मल जिस तरीके से सब लोग जी रहे थे वैसे वो जीते रहते और एक बीड़ा ना उठाते हिंदवी स्वराज का, बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद तो पूरा जीवन संघर्ष में रहा। बिल्कुल। बच्चे तक के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। अरे सब कुछ उन्होंने जो कुछ किया, जी, उनके लिए तो मतलब यही तो असामान्यत्व होता है। उनको आवश्यकता आ नहीं थी यह करने की जो उन्होंने किया। बिल्कुल, बिल्कुल। इन इन लोगों को जो मुगलों के सामंत वगैरह थे, बीजापुर के सामंत वगैरह थे, उनको आप पूछते तो बोलते ये लौंडे को उड़ता तीर लेने की क्या ज़रूरत है? खामखा कौन-सा कीड़ा काट रहा है उसे? ये लोग इन लोगों को पूछते तो इनकी रिएक्शन यही होती। इनको समझ में ही नहीं आता। इनको ये बात का प्रश्न है ही नहीं। वो जो ये पूरी तरह से क्या है ना, कौनो हो नृप वाली बात है। ये स्टेटस कोइस्ट है जो समझते हैं कि भाई अगर स्थित्यंतर होगा तो हमारी स्थिति आज जो है वो नहीं रहेगी। और अब ये क्या करते हैं कि ये स्थिति बदलने के लिए जो उद्यत है, उसी के पीठ में खंजर भोंक के आक्रामकता के सामने पेश करेंगे। जय वीरू के पीठ में गोली मार के गब्बर को नजराना दे देंगे। ले भाई। हाँ, इसका एक बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि श्री बाला साहब ठाकरे जी का जो एक लेगेसी था हिंदुत्ववाद का, उसको अरे मैं समझ यार। सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल के रूप में सामने रख रहा हूँ कि वो शिव सैनिक जो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, क्या उनको नहीं दिखता है कि पूरा 180 डिग्री यू टर्न लिया जा चुका है उस विचार, जबकि बाला साहब ठाकरे ने विचार के आधार पर ही तो उस जनता को इकट्ठा किया था ना। हाँ, आज भी कौन है वो शिव सैनिक जो उद्धव ठाकरे के साथ है? मैं शायद आप उन्हीं लोग की बात कर रहे हैं कि यही लोग स्टेटस को इनको लगता है सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, हाँ, उनके भले पास मुसलमान एक सत्ता स्टेटस में आ है। जाए, हाँ, एनसीपी हाँ। सत्ता में आ जाए। आखिर शिवसेना का जो विद्रोह हुआ सर, वो सबसे बड़ा कारण तो यही था ना कि एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी है, वो इन लोग को फाइनेंस नहीं अवेलेबल करा रही थी, शिवसेना के विधायकों को कुछ भी कोई भी मतलब मदद नहीं कर रही थी, वो सरकार में रह के भी सरकार जैसा फील नहीं कर रहे थे। जी।
नहीं, आप आप गलत क्लियर जा रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा था कि एनसीपी के पास जो पूरे की डिपार्टमेंट्स थे, शिवसेना के पास केवल मुख्यमंत्री पद था और ये समझ में नहीं आ रहा था कि सबकी ज़िम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, वो बिल फटेगा अपने नाम पर, ठीक है? तो शिवसेना वालों के कोई भी काम होते थे, उनको एनसीपी वालों के पास जाना पड़ता था, क्योंकि वो सभी की मंत्री पद तो एनसीपी के पास थे। उनके पास जाना पड़ता था, ठीक है, जाते थे तो लोग मिलते थे वो भी नानूकर के साथ। मतलब वो एक बराबरी की बात नहीं थी। हालाँकि ये लोग सरकार में इसलिए आए थे क्योंकि शिवसेना ने बीजेपी के साथ गद्दारी की थी, ठीक है? तो ये अ, इनके काम होते नहीं थे। मिलते थे तो बाद में हाँ, कागज़ रखिए जाइए। अब जो ट्रीटमेंट थी वो भी इतनी बराबरी की नहीं थी, जो होनी चाहिए थी। उसके बाद ये काम किसी वहाँ के मतलब शिवसेना का विधायक आपके पास जा रहा है, शिवसेना का मंत्री इस लेवल का कोई आदमी, सीनियर लीडर आपके पास जा रहा है, कागज़ रखा जाता था और वो काम उस एरिया में किसी एनसीपी के कार्यकर्ता को मिलता था, वो कार्यकर्ता भी अक्सर हिंदू नहीं होता था। और वो लोग वहाँ एडवर्टाइज़ करते थे मतलब जो लोकल बोर्ड पे, चौक पे जो बोर्ड होता है ना, भई ये काम फला भी इससे हुआ, फला इसने किया, तो वहाँ बिल्कुल एडवर्टाइज़मेंट होती थी। बस ये लिखने की बात ये थी कि ये काम शिवसेना वालों ने नहीं किया, हमने किया, ये लिखने की बात कमी थी। ये लिखने की कमी थी। तो शिवसेना कार्यकर्ताओं के वहाँ मुँह दिखाने को ये नहीं था। ऊपर से कुछ एरियाज़ में एनसीपी के जो मुस्लिम कार्यकर्ता थे, हुँ, उन्होंने मतलब नागपुर में वो सनी करके कोई था, वो अभी भी शायद होगा। वहाँ हिंदू लड़कियों का उसने छेड़ वगैरह किया था, वो लोग उसे मारने निकले थे, लेकिन बचा ले गए ये लोग। तो उसकी जो ढिठाई थी, ये सब चीज़ें खलने लगी थी। मतलब शिवसेना का जो तेवर था, एक ज़माने में पाकिस्तान के लोग बाला साहब से डरते थे, वहाँ तक उनकी धाक थी। या गली का भी उससे डरना छोड़ दिया था, धाक खत्म हो गई थी। मातोश्री तो के सामने आके बाकायदा इन लोगों ने प्रदर्शन किया था, ये तो मुसलमानों ने। ये तो अभी तो ये तो अपमान की पराकाष्ठा हुई। ये अभी किया, लेकिन उसके पहले भी ये जो होने लगा बीच में भी मतलब इन्होंने जो अभी जो इनके वोटों से चुनकर आए, तो वाज़े करके एक था उसको फ़ोन किया था। वो आदमी सचिन तो वाज़े। नहीं है, सचिन वाज़े नहीं। ये हुँ, राजा वाज़े करके दूसरा है। हुँ, मतलब ये एमएलए चुनकर आ गया वो, एमएलए नहीं एमपी चुनकर आ गया है। ये आदमी ऐसा गरजने वाला आदमी, इतना आवाज़ उसका नरम हो गया था। तो अब ये ऐसे बोल रहे हैं तो हम आ जाए क्या उधर? मतलब ये आवाज़ में जो इनकी जो रूडनेस होता है ना, तो वो आपको मालूम है इनके जो आवाज़ में एक टिपिकल एरोगेंस होता है। तो वो उस तरह से बात करने का ढंग था। हुँ, तो ये बातें इनको गवारा नहीं हुई लोगों को और वो छोड़ के जी, शिंदे जी के साथ आ गए। जी। देखिए मैं शिंदे जी को कोई सीएमशिप ऑफर नहीं थी हुँ, और ना उनको एक्सपेक्टेड थी। हुँ, हर कोई यही समझ रहा था कि देवेंद्र आई मीन फडणवीस जी ही ये हो जाएँगे, सीएम हो जाएँगे। हुँ। तो उसके कारण अलग है। शिंदे जी की अब कंडीशन नहीं थी। तो अब उस पूरी चीज़ में जाना कोई अभी मतलब नहीं है। हाँ, मतलब मैं अगेन वही पॉलिटिकल अभी पार्टियों अभी से यहाँ नहीं, अभी यहाँ मैं देखिए अभी मूल मुद्दे पे आता हूँ जहाँ से अपनी बात शुरू होनी थी, एग्ज़ैक्टली, जी। ठीक है? मूल मुद्दा ये है कि आज भी हिंदू जो है, वो 5 साल में आने वाले चुनाव को ऐसे देख रहा है मानो घर में कंज़्यूमर ड्यूरेबल कोई है, वो रिप्लेस किए जा रहा है। देखिए पहले क्या था, मेरी जवानी के पीढ़ी की या मेरे माँ-बाप की पीढ़ी वगैरह मेरी जवानी में वगैरह समझ लीजिए, ये टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं, जो आज ज़रूरतें समझी जाती है, तब लग्ज़री समझी जाती थी।
और तब वो 10-15 साल आराम से चलती थी। मुझे याद है अल्विन फ्रिज की शायद एडवर्टाइजमेंट थी, जो एक महिला बता रही है कि ये तो मेरी सासू का है और आज भी चल रहा है। आज कोई वो फ्रिज की ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं क्या? आज फ्रिज की फीचर्स की बात होती है। ये कितना चलेगा ये कोई नहीं बोलता, हालांकि चल सकता है। आज भी इनके फ्रिज 10-20 साल चल सकते हैं, लेकिन ये खुद ही आपको 2-2 साल में आपको ललचाते हैं फ्रिज में, और ये खुद भी आपको करेंगे आप नया लेने वाले हैं क्या, नया मॉडल आ गया है, एक्सचेंज ऑफर है, फला ये आपको करते हैं। तो अभी ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में रिप्लेसमेंट बहुत फास्ट हो गया है। उसमें क्या हो रहा है, आज हिंदू को चुनाव जब आता है ना, वो उसको लड़ाई की तरफ देखता है, तरह देखता ही नहीं है। उसके लिए नया फ्रिज लेना है, नया एसी लेना है, नया वैक्यूम क्लीनर लेना है, नई वॉशिंग मशीन लेनी है, इस तरह की सोच हो गई है। पैसे हैं वो ले सकता है, ईएमआई ले सकता है, जो भी है, नया लेना है नया ले सकता है। तो फिर क्या देखता है, जो ब्रांड पड़ा है, अच्छा कौन सा है, सैमसंग है। अब सैमसंग का क्या नया है, अच्छा वो कौन सा है, वो आईएफबी का क्या है, उसमें क्या है, ये उस वर्लपुल में क्या है, हायर में क्या है। सर सर हम्म, क्या इसी बोरियत को एंटी इनकम्बेंसी का नाम दिया जाता है? एग्जैक्टली। नहीं, मैं आता हूँ उस पर, मैं उस पर भी आता हूँ। हम्म। तो उसमें वो देखता है, और कौन क्या दे रहे हैं, उस पे ऊपर कोई गिफ्ट है क्या, कोई फ्री कुछ है क्या, तो ये सब सोचने लगता है। कोई ये नहीं पूछता कि भाई, अरे लेकिन ये मशीन तो तेरा अच्छा चल रहा है ना, अभी क्या है? नहीं, पुराना हो गया। अरे काम कर रहा है कि नहीं? अरे यार पुराना हो गया यार, इतनी साल मशीन कौन रखता है? अच्छा तो फिर तू नया कौन सा है, तेरा सैमसंग है, तू सैमसंग ही लेगा। नहीं यार, अभी यूज कर लिया सैमसंग। अरे तो परफॉर्मेंस खराब था क्या? नहीं, कुछ नया भी यूज करते हैं ना, उसको भी मौका देते हैं, वो भी ट्राई ट्राई करते हैं। तो ये मतलब उसका उस पर क्या असर होगा, दूसरे पार्टीज को वगैरह देखने का उसके ऊपर क्या असर होगा, वो सोचता ही नहीं है। या फिर इतना ट्रिवियल है, अच्छा चुनाव आ गया है, छुट्टी कोई लड़के आई है क्या, फ्राइडे आया है क्या, सेकंड सैटरडे को जोड़ के फ्राइडे आया है क्या, तो जाते हैं ना, देखना कौन से होटल का, कौन से रिसोर्ट का क्या है। ये सोच हो गई है। इसका आपके पूरे मतलब आपकी पूरी लाइफ पर क्या असर होने वाला है, ये लाइफ स्टाइल के आगे सोच नहीं रहा है। अपनी स्टाइल के आगे उसको लाइफ की कुछ नहीं पड़ी है। ऑन द अदर हैंड मुसलमान जो है, अच्छा ये जो बोरियत है, भाई ये मशीन में क्या है भाई, तू निकाल क्यों रहा है, चल तो रहा है। फिर वो ढूंढने लगे, नहीं यार वो क्या है ना, आवाज कर, भाई आवाज उतना तो आता ही है, नया था तो इतना ही आवाज आता था, मेरा नया है उसमें। नहीं यार वो अल्टीमेटली बोलता है, नहीं यार ये तो पुराना हो गया अभी। अरे तो चल नहीं रहा है क्या, 20-25 हजार डाल रहा है, ये चल नहीं रहा है। नहीं, पुराना हो गया, हम्म। नया लेना है, लेटेस्ट लेना है। लेटेस्ट क्यों लेना है, क्योंकि श्रीमती जी के फ्रेंड के यहाँ नया आ गया है, तो इनको लेटेस्ट लेना है। असली इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, यहाँ क्या है, बीजेपी में क्या है यार, वो पार्टी देखना, ये उसके ये योजना है, उनके साथ ये योजना है, उसके साथ ये सेलिब्रिटी जुड़ा है, वो सेलिब्रिटी जुड़ा है, वो इसको लेकर आए, वो उसको लेकर आए। अरे तुम्हारा क्या है? अच्छा ये पार्टी जो है, देखो तुम्हें जो है अल्टीमेटली क्या है कि जो बेसिक मुद्दा जो है, तुम हिंदू हो। अरे यार ठीक है यार, वो कौन सी बड़ी बात है, कौन से हिंदू मतलब क्या है यार। हाँ, मैंने तुमने मैंने ये लाइन सुनी है सर कि अरे 80% हिंदू ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएंगे, कोई हिंदू नहीं नहीं खतरे में नहीं, नहीं। वो बात की बात है, वो उसके बाद की बात है। मतलब एक जो ये हो जाता है ना हम्म। कि 80% है, थोड़ी खत्म हो जाए, 80 नहीं रहे भाई अभी। और कहाँ कहाँ खत्म हो गए, कितने एरियाज तुम्हें छोड़ने पड़े हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिए, इनका इनके सहायता से जहां भी सरकार चुनी जाती है,
जहाँ इनके वजह से सरकार चुनी जाती है, वहाँ हिंदू हमेशा या तो ज़मीन खोता है या कुछ बिज़नेस खोता है या राज्य के उत्पन्न से जो टैक्स जनरल टैक्स से आता है, इनको कोई ना कोई सुविधा बहाल की जाती है एट द एक्सपेंस ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। मतलब हिंदू का हमेशा कोई ना कोई लॉस होता है। और ये तो क्या है, ये तो मुफ्त मांग है। मैं तो हमेशा इनको मुफ्त मांग ही कहता हूं। पहली बार नहीं कह रहा हूं आपके शो पर, पहले भी कहा नहीं, है। नहीं आप ये मुफ्त नहीं मांग है और आपने ये भी कहा है, आपने ये ये भी माइनॉरिटी बताया है नहीं, कि मेजॉरिटी है। एक बार तरह फिर से कि ये सब माइनॉरिटी नहीं क्या है, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी है। मेजर तो है, मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन माइनॉरिटी भी नहीं है। मेजॉरिटी का क्या मतलब हुआ सर? मेजॉरिटी का मेजर है तो उसको मेजॉरिटी बना दिया, और क्या है। नहीं, जिस मतलब कि जो जिस कुछ लोग जिनकी आदत होती है कि अपना रोता हुआ मुंह दिखा के बस मांगने की जो प्रवृत्ति होती नहीं, है। वो मुफ्त मांग है, लेकिन हम्म जहाँ जहाँ ऐसे ही भिड़ जाते हैं, तो इनका एटीट्यूड क्या होता है। आप देखिए उनके किसी भी प्रवक्ता का वगैरह जो है, हम्म इसमें देखिए जिस तरह से दांत नहीं, आई मीन मुंह फाड़ कर जो बात करते हैं, वो क्या है। थेथरई बोलते हैं सर उसको, इलॉजिक का मतलब वो एक्सट्रीम। देखिए थेथर थेथर जो है ना, वो आपके यहाँ का एक टिपिकल शब्द है, हम्म लेकिन उसको मुंहजोर भी बोलते हैं। ओके। मतलब प्रॉपर सो पुराना शब्द जो है वो मुंहजोर है, इसलिए मेजॉरिटी है। अच्छा, मैं आपसे बस एक आखिरी बात पूछना चाह रहा था सर। हिंदू जो है 80% होके भारत में, मान लो अगर एक बार है भी, तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि 80% है, कंफर्टेबल है। व्हाई डोंट हिंदूज ट्राई फॉर बीइंग 100% इन देयर ओन कंट्री फॉर भारत? वो कहते हैं कि 20 करोड़ हैं, ये चले जाएंगे, कि इनको कहाँ ले जाओगे, ये करो। भाई वो 20 करोड़ों के सोच रहा है कि मैं 100 करोड़ पे कब्जा कर लूंगा। हाँ, आप 100 करोड़ होके ये नहीं कह रहे हो कि 20 करोड़ को हम हिंदू इम्बाइब कर देखिए, लेंगे और इनका इस्लामिया खत्म कर आपने देंगे, बिकॉज आपने दे आपने डोंट हैव एनी कंट्रीब्यूशन टू मेक टू इंडिया, टू आपने भारत। आपने ब्रोंटोसॉर और टायरानोसॉर देखा है? हाँ, मतलब तो यूट्यूब पे या कहीं। हाँ, नहीं, ब्रोंटोसॉर जो होते थे टायरानोसॉरस के लगभग 5 गुना होते थे, हम्म और टायरानोसॉर हमेशा उनको मार के खा जाता था। तो हिंदुओं को ब्रोंटोसॉर और टायरानोसॉर हमेशा याद रखनी चाहिए। नहीं, इतिहास भी तो है कि भाई कितने आए थे ये जो रूल देखिए करने लगे, और कितने ब्रिटिशर्स आए थे जो आप पे रूल कर रहे थे। कुल मिला के देखिए, यहाँ एक बात बताता हूँ, इस पर चाहे तो नया एक एपिसोड करूंगा। एक्चुअली ये जी 1 मिनटर है, ये इसका आप शॉर्ट बना के रख लीजिए। जी देखिए, बटोगे तो कटोगे जो कहा, बटेंगे तो कटेंगे करके योगी जी ने कहा। असल बात क्या है, ये बात इतनी रिजोलेट क्यों हो, आई मीन रिजोलेट क्यों हो गई सबके दिल में? हम्म क्योंकि इतिहास है कि हम बटते रहे हैं और कटते रहे हैं, इसलिए नारा बन गया। इट्स जस्ट अ हम्म स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच बिकम अ हम्म स्लोगन। लेकिन क्या है, हम बटते क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने देखा, मुसलमानों ने देखा, उसके बाद ब्रिटिश वालों ने भी ऑब्जर्व किया कि ये बट सकते हैं। तो उनका स्लोगन क्या था? बांटोगे तो काटोगे। हम्म ये उनका ये उन्होंने अपने प्रैक्टिस में रखा है, और वो हमेशा करते रहे, बांटोगे तो काटोगे। तो हिंदू को वो हमेशा बांटते रहे हैं, तो वो उनका हमेशा रहा है कि बांटोगे तो काटोगे। और वो काटते आ जी रहे, बांटते आ रहे, काटते आ रहे। योगी जी ने तो अभी कहा जी बटोगे तो कटोगे। असल में जी इनकी प्रेरणा है बांटोगे तो काटोगे। अभी ये 1 मिनट के अंदर कहा, इसका शॉर्ट बना के डाल दीजिए। जी सर। और नहीं, आपने बड़ी सही बात कही कि ये उनकी प्रैक्टिस है, और ये रियलाइजेशन हमको आज 2024 में हो रहा है, और थोड़ा बहुत हो रहा है, देखते हैं कितने लोग को होता है। और सबसे बड़ी बात जरूरी कि जो वोटर, हिंदू वोटर है, हम्म, हम्म। उसको अभी भी बहुत कंफ्यूजन है कि वो किस लिए चुनाव की प्रक्रिया में, लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, कौन सा नेतृत्व क्यों चुन रहा है, किस लिए चुन रहा है, किस रीजन से वो प्रभावित हो रहा है। और फंडे अभी भी उतने क्लियर नहीं हैं जितने नहीं, होने उसको चाहिए। तो उसको 2024 के उसको इलेक्शन में भी यह बात थोड़ी सी दिखी हम लोग को। उसको जी उसको सिंपल इतना ही है कि मतलब ये देखिए, दो
दोधारी बात है। आप जरा लूज छोड़ दो, ये काटना शुरू कर देते हैं। तो हिंदू क्या बोलता है, आप इन पर कंट्रोल क्यों नहीं रखते? हम्म। ठीक है, फिर बोलता है नहीं तो तुम मतलब हिंदू को अभी तक ये सीरियसनेस नहीं है, क्राइसिस की सीरियसनेस नहीं है। और इसका सबसे बड़ा एक कारण है वामपंथी क्लोरोफॉर्म, हम्म। जिसमें वो आधी हम, आबादी जिसने हम्म, आधी आबादी को दिग्भ्रमित करके रखा है। उस पे हम एक देखिए अलग से महिला एपिसोड करेंगे सर, कि महिला हाउ महिलाओं हाउ को हाउ आर वी, महि- हम लोग के दिमाग पे इसका कैसे इसका सेकुलरिज्म इसका सोशलिज्म का। नहीं, नहीं 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 नहीं, इसका आगाज बनाई देता हूँ, हम्म। इसका उपोद्घात इसका कर देता हूँ। ये है कि वामपंथी जो बताते हैं कि दिस इज गुड बिहेवियर, मतलब हम्म। वामपंथी ने एक जाहिरनामा इश्यू किया कि दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ गुड बिहेवियर। अब इसमें जो कंफर्म होगा, इसमें कंप्लाई होगा, ही विल बी सर्टिफाइड गुड, अदरवाइज यू आर बैड। तो ये जो है, और इसमें महिलाओं को उन्होंने पूरी तरह भ्रमित कर दिया है, दिमाग खत्म कर दिया है महिलाओं का। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि बच्चे की पहली गुरु तो माँ होती है, बस हम्म। खत्म है, दैट्स इट, वी कैन एंड हियर। जी। अगले तो एपिसोड में इस बहुत पे बहुत बात धन्यवाद करेंगे। सर। थोड़े बहुत डिस्कशन इसकी बड़ी आवश्यकता है, हमें लगातार इस बारे में बात करनी है। दर्शकों से हम इस बारे में, दर्शकों का भी हमें कमेंट्स में राय मिलता रहता है कि बड़ी आवश्यक बातें हैं। बहुत कम लोग ये बातें कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो बिल्कुल नहीं आ रहा। उनके तो अलग फंडे चल रहे हैं, उन्होंने ही ये जो वामपंथ की बात आपने कही, उन्होंने ही हम लोग को दिग्भ्रमित कर रखा है कि ये मुद्दा है, वो मुद्दा ऐसा है वैसा है। जबकि चुनाव का सिर्फ एक, और इस समय भारत में सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए, एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल एंड थ्राइविंग ऑफ हिंदुइज्म, प्लेन एंड सिंपल। इसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है, इसके अलावा और कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए। पर खैर, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, बाकी सारे मुद्दे हैं, यही एक मुद्दा नहीं है। और योगी जी अगर इस तरीके की इस प्रकार के मुद्दों को सामने रखते हैं तो कहा जाता है कि कम्युनल हैं, और इस तरीके की बातें कही जाती हैं। मुसलमान खुल के, सर आपको याद होगा अभी 2024 के चुनाव में, मैं रैप अप ही करना चाह रहा था, बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख वोट से मुसलमान ने खुद हराया, क्योंकि कांग्रेस को उसने वोट देना था। तो 10.5 लाख वोट से बदरुद्दीन अजमल, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी रही आसाम में, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता रहा, उसको उसके अपने मुसलमानों ने 10.5 लाख वोट से हराया। और सबसे बड़े राशिद अलवर हुसैन, इस तरीके से नाम है कांग्रेस का जो सांसद है, जो कांग्रेस के उस गढ़ से जीता है जहां विशुद्ध मुसलमान है। तो आप सोचिए कि वो उसको क्या, उसको फंडे क्लियर है कि अब हमें कांग्रेस के पीछे जाना है, तो उसने अपने ही नहीं, आदमी को 10.5 लाख वोट से भी हराया। तो उसको ये उनके फंडा फंडे क्लियर, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए नहीं नहीं, क्लियर है, वो जानते हैं। वो 5 साल सत्ता में आ जाते हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। जी। उसको ये फंडा क्लियर है कि मुझे एक ऐसी पार्टी को लाना है ज्यादा से ज्यादा संख्या से, जो हमारे वोटों से संख्या में आई हो। हम्म। तो बदरुद्दीन अजमल को सत्ता में लाते, तो बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस की मेजॉरिटी को डेंट पहुंचाता। हम्म। तो इसलिए वो मतलब कोई भी मुसलमान नेता मुसलमानों का नहीं है, वो ग्रेटर कॉज देखते हैं। एग्जैक्टली वही है कि और पूरी हमारे पूरी लाइन ऑफ थॉट बहुत क्लियर है, फंडे भी क्लियर है कि सत्ता में आने के बाद क्या करना है, जो कर्नाटक में कर रहे हैं और जो हर जगह कर रहे हैं। ठीक है, हमें भी अपने फंडे क्लियर करने की जरूरत है। उसके लिए यह जरूरत है कि हम इन फंडों पर, इन विषयों पर लगातार बातचीत करें। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, यदि यह चर्चा जरूरी लगी हो, आपको बात सही लगी हो, सर की बातें आपको सही लगी हो, तो तो इसे कृपया शेयर इनको करें। हाँ, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और इन बातों को, आपके लाइक और आपके शेयर के माध्यम से ये बड़ी दूर दूर तक जाती हैं। आप लोग को तो जानकारी है ही है, आपके माध्यम से और लोग को भी जानकारी होती है। तो हमारा ये प्रयास रहता है। और साथ में चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें, प्रारब्ध। इसी के साथ आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, प्रणाम।